अच्छा जी, अब हम इसकी जो अभी दो मेथड्स हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल 7.1 ये यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा क्योंकि हमने आपको बताया था ना कुछ उसमें मेथड्स हैं जिनमें हमें चाहिए स्टेप्स, तो इन्होंने ये बीच में स्टेप्स दिए हुए हैं, हीट एक्सचेंजर, सैचुरेशन रिएक्टर और ये सारा। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, हमने करना तो नहीं है। जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, मेजर स्टेप सिर्फ काउंट करने होते हैं। तो स्टेप वाली मेथड में ये हीट एक्सचेंज जो है ये मेजर स्टेप में वो काउंट नहीं करते। यानी इसमें तीन चीज़ें दी हुई हैं ना, हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर और कॉलम, तो सिर्फ रिएक्टर और कॉलम को वो काउंट करेंगे। बहरहाल ये हमने तो नहीं करना, हम फिलहाल दो मेथड ही जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप सारे देख लेना, इजी से मेथड हैं, एक एक दो दो लाइनों के। तो मेजरली आपसे ये दो मेथड हम जो है करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अच्छा, एक हम साइक्लोहेक्सेन है, एक बेंजीन है। मैंने असल में इनकी कॉस्ट भी इकट्ठी की हुई थी, तो हम ना ये दो मेथड्स को कंबाइन कर ले, एक हम कर लेते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं इसमें क्या जो है वो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेन, एस्टिमेट द कास्ट ऑफ द प्रोड्यूस, ये ठीक है, सिर्फ इतना सा हम जो है वो करते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। बाकी सारे मेथड आपने ब्रिज वाटर वगैरह वो ख़त्म कर दिए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। और दूसरा हमारा यही काम हम बेंजीन के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ना कुछ मेथड में कॉस्ट चाहिए होती हैं, इसमें भी चाहिए होंगी। अभी आप देखेंगे कि मैं, यानी अगर आपने टर्न ओवर रेशो मेथड लगाना है, अब टेबल से तो आप कर लेंगे ये सिर्फ इस तरह, लेकिन अगर टर्न ओवर रेशो से करना है तो आपको इनकी कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। तो ये मेरे पास पुरानी कॉस्ट इधर पड़ी हुई हैं, वही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। नीचे मैं कास्ट भी लिख देता हूँ। कास्ट का डाटा आपको बाद में पता लगेगा कि उसमें किस लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों में हमने कैपेसिटी सेम ही ले ली है। अच्छा, इसमें फिर हम जो है तो डाटा चाहिए हमें। इसका डाटा आपके पास किस टेबल में है? टेबल 7.1 में, वो जो एक्सपोनेंट वाला और कॉस्ट कैपेसिटी वाला मेथड है, ये हमारे पास एक काफ़ी बड़ा टेबल है। दूसरी बुक में भी टेबल है, लेकिन उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब मैं दूसरी बुक को क्लोज ही कर देता हूँ ताकि बार बार फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं इसमें दूसरी बुक की कोई बात नहीं करूँगा। तो इसमें अब आपने देख लेना, ज़ाहिर है ये जो आपको जो न्यूमेरिकल दिए हैं इसमें है एक साइक्लोहेक्सेन है, एक हमारे पास जो है वो बेंजीन है। क्या दोनों इसमें हैं? ज़ाहिर है होंगे, इसीलिए तो ये न्यूमेरिकल आपके पास है। तो ये हम देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन ये है इसमें। तो बाकी इसके जो हमारे पास है वो लिक्विड फेज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ये आगे प्रोसेस का भी नाम है। क्योंकि कुछ चीज़ जैसा बेंजीन की अगर हम बात करें, तो अगर बेंजीन का आपने निकालना हो तो ये तीन प्रोसेस से बन रही हैं। तो इसमें अब आपने कौन से वाला जो है वो यूज़ करना है, वो फिर डिपेंड करता है हमारे पास कि कौन सा भी आपके पास प्रोसेस जो है वो गिवन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी बात कर लेते हैं, टॉलीन की अगर हाइड्रोडी अल्काइलेशन से बेंजीन बनानी है तो इसकी क्या कास्ट होगी। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन जो हैं वो गिवन है। तो पहले वो पहले वाला इसको मैं सेव कर लूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो स्टॉप ही कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बेंजीन पे हम बाद में आते हैं। पहले हम ज़ाहिर है जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है साइक्लोहेक्सेन, इसको हमने करना है दोनों मेथड से। ठीक है, पहले टर्न ओवर रेशो मेथड से कर लेते हैं, तो क्योंकि वो सिंपल है। टर्न ओवर रेशो इज डिफाइंड एज सेल्स रिलेटिव टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें अब वो ISPL और OSPL वाला चक्कर नहीं होगा इसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आम तौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो ISPL वगैरह नहीं होती, बल्कि दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और सेल्स जो हम यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट एनुअल सेल्स। सो ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है, साथ ग्रास का वर्ड भी लगा लें, ठीक है, या ग्रास नाम भी लगाएं। एनुअल सेल्स अंडरस्टूड है।
ठीक है, ये फार्मूला हमने बेसिकली यूज़ करना है। अब टर्न ओवर, इसमें सिर्फ आपकी एक चीज़ सोचने की क्या है, टर्न ओवर रेशो मेथड क्या आपने टर्न ओवर रेशो क्या यूज़ करना है, ठीक है। वो अब 1 है या 0.5 है, दोनों का डबल फ़र्क जो है वो होगा, दोनों से मैं आपको करके बता देता हूँ। सो एक मिडिल ग्राउंड है, आप एक बुक कह रही है 0.5 यूज़ करें, कह रही है 1 यूज़ करें, सो मिडिल ग्राउंड कुड बी 0.75। सो बहरहाल आप इन तीनों से कर लें तो ठीक है, लेकिन आंसर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है। सो टर्नओवर रेशो आपने पिक करना है। अब जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको टर्नओवर रेशो का पता होता है। ये एक बड़ा कॉमनली दो चीज़ें हैं, ठीक है। एनुअल सेल्स आपने कैसे निकालनी है कि आपकी एनुअल प्रोडक्शन कितनी, ज़ाहिर है अगर आप 1 किलो क्योंकि आप केमिकल इंडस्ट्री में आपको बताया था, यही हम एज्यूम करते हैं कि जितनी प्रोडक्शन है उतनी सेल्स हो जाएगी। सो अगर आप 1 किलो बेच रहे हैं, अगर वो 10 रुपये की किलो है तो 10 की सेल्स होगी, 5 किलो बेच रहे हैं तो 50 की होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। 10 किलो बेच रहे हैं तो 100 की होगी, इस तरह चलता जाएगा। 20 किलो बेच रहे हैं 200 की होगी। तो एनुअल सेल सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। अब इसमें ये जो दो चीज़ें हैं, टर्नओवर रेशो और सेलिंग प्राइस, ये इकोनॉमिक डाटा है। ये ऐसा डाटा है जो उस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं उनकी फिंगर टिप्स पे होता है, ठीक है। वो रोज़ का रेट देगा, आज रेट इतना हो गया, आज रेट इतना हो गया। सेलिंग प्राइस उनको जो है वो मतलब कि रोज़ का क्या, उनको जहाँ ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है उनको मिनट मिनट की जो है वो अपडेट्स आ रही होती हैं, सेलिंग प्राइस ये हो गई। और टर्नओवर रेशो उस इंडस्ट्री क्योंकि एक मेजर फाइनेंशियल रेशो है तो बिजनेस को उसका पता होता है, ठीक है। सिंपली आप इस फार्मूला में अपनी प्रोडक्शन पुट करते हैं और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल आती है। तो ये फार्मूला अगर सिंपली समझाने के लिए ये इस तरह डिज़ाइन है कि लेट से आपको एकदम फ़ोन आए कि जी वो जो भी इन्वेस्टर है उसका फ़ोन आए, अगर इतना साइज़ का प्लांट लगाएं तो कितने जो है वो पैसे लगेंगे, या मेरे पास इतने पैसे हैं तो कितना बड़ा प्लांट लग सकता है। ये ऐसा फार्मूला है जो आप एक फ़ोन कॉल पे या खाने की मेज़ पे बैठे बैठे जो है इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हो सकता है अनसर्टेनिटी मतलब 40-50 क्या 100% तक जो है वो चली जाए। सो ये इसमें मसला है, लेकिन इससे आप जवाब फ़ौरन दे सकते हैं। आप रेंज फॉर एग्जांपल इससे आपको आंसर आता है 2 मिलियन, ठीक है। तो अगर मैं ±50 की लगाऊं तो आप एक रेंज तो दे सकते हैं ना बैठे बैठे कि 1 से 3 मिलियन के दरमियान जो है वो होगा। तो एटलीस्ट आप रेंज बता सकते हैं, एक ब्लाइंड आंसर तो नहीं होगा। इसी तरह अगर आपका लेट से 6 मिलियन आता है तो आप बैठे बैठे आंसर दे सकते हैं 50% के साथ कि 3 to 9 का रेंज जो है वो होगी। सो रेंज आप एकदम से बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ये अब एकदम से क्या करना है, ये ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं काम कर रहे उधर, हमें हमारे लिए तो ये देख के वाला है। लेकिन जो लोग उधर काम कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है जी, अच्छा जी साइक्लोहेक्सेन का 1 टन है 1,043.468 डॉलर का। इसको उठा के अब मैं इस फार्मूले में सिंपली यही चीज़ें जो है वो पुट कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस ये आ गई। अच्छा इसमें ये देख लें, इधर हम बात किसकी कर रहे हैं, डॉलर्स और मेट्रिक टन्स की। यूनिट्स हमेशा देख लेने क्योंकि टेबल 7.1 में हर रो के कोई अपने यूनिट्स हैं। सो यूनिट्स आपने ज़रूर देख लेने, यूएस डॉलर और मेट्रिक टन, ये यूनिट्स अभी हमारे यूज़ हो रहे हैं। एनुअल प्रोडक्शन आपको गिवन है, या एनुअल प्रोडक्शन से एफसीआई निकालना होगा या एफसीआई से एनुअल प्रोडक्शन आपने निकालनी होगी। सो इधर हमारा न्यूमेरिकल ये ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें आपको एनुअल प्रोडक्शन दी हुई है 200 मेट्रिक टन्स। सो इसमें हम 200,000 पुट कर देते हैं। सो ये भी मेट्रिक टन में है, ये भी डॉलर पर मेट्रिक टन में है। तो इसमें जब आप टर्नओवर रेशो पुट करेंगे तो आपके पास फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी डॉलर्स में। सो अब टर्नओवर रेशो मेथड क्या आपने पुट करना है, मैं आपको तीनों से आंसर जो है वो निकाल के बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो इसमें यानी इतनी अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा जी, एक बुक में आपको 0.5 कह रहा है, एक में 1 कह रहा है, या अगर हम एवरेज जो है वो ये वाली एवरेज वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो उससे आपका क्या आंसर आता है। इसको उठा के ऐसे ही कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं।
इतना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1043। ये इतने पॉइंट बेशक ना लगाएं, चलो अच्छा ये देखें जी, अगर ये 1 का मैंने रेशो लिया है तो उस हिसाब से मेरे पास आ रहा है 208। एक बड़ा प्लांट है तो ये हमारे पास ये आता है, यानी इसको अगर मैं मिलियन में कर दूं और 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दूं तो ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये वो वजह कि हम ना केमिकल इंडस्ट्री जो बड़ी होती हैं उनको लगाने के लिए कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है कुछ चाहिए, तो इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर भी अकेले नहीं लगाते, वो भी ग्रुप्स बना के शेयर्स बेच के बैंक से लोन लेके फिर जो है वो बनाते हैं। अच्छा, यही अगर हमारे पास जो है वो 0.5 हो जाए तो इन्वेस्टमेंट मज़ीद हमारी जो है वो डबल हो जाएगी, 417.39। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो गई, ये गलत जगह लिख दिया, 0.5 के रेशो से इन्वेस्टमेंट डबल होगी। सो चेक दिस, ये पहली दो को आप चेक करें कि अगर 0.5 का टर्नओवर रेशो होगा तो ये आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, 1 का होगा तो ये आता है, और अगर हम मिडल ग्राउंड लेते हैं तो जाहिर है इसके दरमियान हमारा जो है वो आएगा। $278.2 लिख दो। ठीक है, तो ये इसमें टर्नओवर रेशो मेथड क्योंकि हमें तो नहीं पता, इसलिए हमारे लिए एज ए केमिकल इंजीनियर इसमें इनएक्यूरेसी ज़्यादा होती है, लेकिन बेसिकली जो बिज़नेस में काम कर रहे होते हैं उनको ये दो चीज़ें, टर्नओवर रेशो और सेलिंग प्राइस, ये फिंगर टिप्स पे याद होती हैं, ये दो चीज़ें टर्नओवर रेशो और सेलिंग प्राइस, इसलिए उनके लिए ये मतलब कि 1 मिनट की कैलकुलेशन भी नहीं होती, ना उन्हें कोई डाटा देखना पड़ता है। तो इस मेथड की इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इनिशियल एस्टीमेट जो बिज़नेस के लोग लगाते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट मेथड है कि वो एकदम से कोई कॉल है, एकदम से कोई पूछे तो वो आपको बैठे बैठे रेंज जो है वो दे सकते हैं। सो यही काम अगर बेंजीन के लिए करना हो, ठीक है, सेम अब मैं नीचे हमने लिखा हुआ है बेंजीन का, तो इसमें और बेंजीन में क्या फ़र्क आएगा, बेसिकली उसकी सेलिंग प्राइस का, बाकी सारा तो वही है। सो इसको हम यही नीचे वाला बेंजीन पे लिखते हैं, बेंजीन का 779.871, तो रेशो आप कोई सा एक यूज़ कर लेते हैं, 0.75 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 779.871, 207.96। ठीक है, तो यहाँ मैंने रेशो 0.5 टर्नओवर रेशो के साथ कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसमें और उसमें क्या, एक तो आपकी सेलिंग प्राइस है, हर चीज़ की अपनी होती है, 779.87, टर्नओवर रेशो मैंने इधर एक यूज़ कर लिया 0.75। तो जितनी आपकी कम सेलिंग प्राइस होगी उतना कम आपको फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा चाहिए। बाकी टर्नओवर रेशो मेथड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का तकरीबन एक ही होगा क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद ना हो। ये तो हो गया जी टर्नओवर रेशो मेथड। अब मैं इसको हम अलग सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब
इसी को हम रिपीट करते हैं। रिपीट में हो सकता है कुछ यूनिट्स का हमें जो है वो मसला आए, तो चले वो भी कवर हो जाएगा। बस यही वो चीज़ है जो समझ नहीं आ रही थी कि इसमें न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि ज़ाहिर है बाई हैंड बेहतर होते हैं, तो दूसरी तरफ चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट में हैं, तो इनको कंबाइन कैसे करना है, तो ये मुझे टाइपिंग में या वो पेंट में लिखने में मसला आ रहा है। बहरहाल आपके लिए तो बेहतर है, आपको ज़्यादा नीट नज़र आ रहा है। सो अच्छा जी, अब ये तो हम करते हैं, पहले हमने किया टर्नओवर रेशो मेथड से। अब हम करते हैं जी जो हमारा, क्योंकि इसमें हर बुक में अलग नाम होता है, इसलिए मैं बार बार नाम देख लेता हूँ कि मिक्सिंग ना हो जाए। आपने अब चूँकि हमने ये बुक फिक्स कर दिया, तो आपने इसी बुक का जो है वो नाम यूज़ करना है, जहाँ है जी कॉस्ट कर्व मेथड। कॉस्ट कर्व मेथड में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये जो आपका एक्सपोनेंट 1 से जो कम होता है ना, मैंने ब्रीफली बताया हो, लेकिन फिर वो मैं 6 रूल की तरफ निकल गया था। तो ये 1 से कम होने का आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये तो शायद मैंने कहीं स्लाइड्स में लिखा भी होगा, इस स्केलिंग चलो नहीं कहीं लिखा ही होना है ये। हाँ, ये इकॉनमी ऑफ स्केल। इससे होता क्या है कि जैसे जैसे आप प्लांट बड़ा, आप बेशक कैलकुलेशन करके देख लें, वैसे तो एक बेसिक सी मैथमेटिकल चीज़ है, आपको आइडिया वैसे ही हो जाना चाहिए, लेकिन जिसको नहीं हो रहा है वो कैलकुलेशन करके देख ले कि आप जैसे जैसे अपना प्लांट का साइज़ बड़ा करते जाते हैं, आपका प्लांट सस्ता पड़ता जाता है। आप एक छोटा सा टेबल बना लें जिसको मैथमेटिकली समझ नहीं आ रही कि ठीक है, प्लांट साइज सिर्फ ISPL ही निकाल लें, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा अपना फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन है तो इसी का ही बेशक कर लें। अभी जो अब हम मेथड पढ़ेंगे ना, इससे ही कर लेना बेशक। ये उसको कह रहा हूँ जिसको मैथमेटिकली समझ नहीं आ रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी बड़े प्लांट क्यों केमिकल्स के लगाए जाते हैं, छोटे क्यों नहीं लगाते। ये आप प्लांट 3 साइज सेलेक्ट कर लें, तीनों की ISBL कास्ट निकालें, और फाइनली आप निकालेंगे ISBL कास्ट, क्योंकि इसमें कैपेसिटी पर यूनिट कैपेसिटी, हमारी यूनिट कैपेसिटी है मेट्रिक टन। अच्छा, ये होगा क्या, वैसे तो ये मैथमेटिकली क्लियर है, कोई इसमें मसला नहीं है। जिनको नहीं है उनको कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन, ये टेबल कंप्लीट करें। होगा क्या इधर, ये अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, अब मैं देख लेता हूँ अगर कोई, ताकि बिल्कुल ही मैं ब्लाइंड जो है वो वैल्यू ना पुट करूँ, फिर यहाँ कोई आंसर निकला हुआ है तो वो नहीं अभी आपने करना है। चलें फिलहाल मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो लेट से यहाँ हमारे पास अगर पर मेट्रिक टन ISBL कास्ट पर मेट्रिक टन अगर आ रही है 200, तो जब हम प्लांट साइज़ बढ़ाएंगे ये कम होके आ जाएगी 150 पे, मज़ीद बढ़ाएंगे ये कम होके आ जाएगी 100 पे। तो जैसे जैसे हम प्लांट बड़ा करते जाते हैं, आपकी पर मेट्रिक टन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट वो कम होती जाती है। इसलिए ये क्लास में ही मैंने बताया था, इसलिए इंडस्ट्रीज़ बड़े से बड़ा प्लांट लगाना जो है वो प्रेफर करती हैं, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जितनी मार्केट में डिमांड वगैरह, वो कंस्ट्रेंट्स तो आपने देखनी होती हैं। तो यह बेशक खुद कैलकुलेशन करके भी देख लेना। अभी ये जो अब हम करेंगे ना, इसके बाद ज़रा ये करनी कैसे है, इसके लिए पहले हमें ये मेथड जो है वो आना चाहिए। तो पहले साइक्लोहेक्सेन की करते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था, ठीक है। दूसरी बुक से इसको फिर अगेन मैं कंपेयर नहीं करता, इसी बुक में हम रहते हैं। सो इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपने C2 एक कास्ट निकालनी है फॉर अ सर्टेन साइज S2। फॉर एग्जांपल इन दिस केस योर S2 इज़ 200,000 मेट्रिक टन, और C2 आपने निकालना।
अब इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, C1 होना चाहिए, S1 होना चाहिए और एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे किया क्या है कि इसी इक्वेशन को अगर इसमें मैं S2 को लैदा कर दूँ, S1 को लैदा करूँ, जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की है। बेसिकली आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए ना, C1, S1 और N। तो वो अगर चाहते हैं तो आपको टेबल में ये अलग अलग दे देते, C1, S1 और N। लेकिन इन्होंने इधर क्या किया, आपको बजाय अलग अलग देने के, ये देखें इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया उन्होंने। यानी इस ब्रैकेट को खोल दिया, S2 रेज टू पर N उसको अलग कर दिया, और नीचे जो आ रहा था S1 रेज टू पर N उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने S1 रेज टू पर N को अलग किया, S2 रेज टू पर N को अलग कर लिया। तो इसको अलग करके अब ये C1 डिवाइडेड बाय S1 रेज टू पर N, इसको एक नया नाम दे दिया A। ठीक है, सो एज पर दिस रीअरेंज फॉर्म उन्होंने C1, S1 और N इसकी एक वैल्यू यानी A आपको टेबल में ये दो वैल्यूज़ जो है वो दे देंगे। एक वो आपको जो है वो A दे देंगे, तो इधर वो आपको ये A की वैल्यू दे देंगे और N की वैल्यू दे देंगे। चीज़ वही है, जस्ट उन्होंने मैथमेटिकली रीअरेंज जो है वो आपको कर दिया। सो आपको ये C1 डिवाइडेड बाई S1 रेज टू पर N, दिस इज कॉल्ड A की वैल्यू मिल जाएगी और N की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। सो इक्वेशन वही है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो C2 is equal to S2 raised to power N multiplied by A। सो आपको टेबल में दो वैल्यूज़ मिलेंगी A और N। ये दोनों वैल्यूज़ आपने टेबल से देखनी है। S2 आपका साइज़ है और C2 आपकी कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट, यहाँ पे ISPL कॉस्ट है, इनसाइड बैटरी लिमिट्स। ठीक है, सो S2 आपको दिया हुआ है, C2 आपने निकालनी है। अब टेबल से जाके आपने साइक्लोहेक्सेन ढूंढना है। ठीक है, वो हमने पहले भी देखा था, हमारे पास मौजूद है। सो लेट्स फाइंड। अब बाकी कॉलम्स भी मैं आपको एक सा पहले साइक्लोहेक्सेन ढूंढने से पहले सबसे पहले आपने ये जो पहला कॉलम है प्रोसेस वाला, इसमें अपना वो नाम देखना है प्रोडक्ट का। कुछ चीज़ें मल्टीपल प्रोसेस से बनती हैं, जैसे बेंजीन में हमने देखी, इसी तरह आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड भी नज़र आ रहा होगा, इस तरह आपको यहाँ पे अल्फा ओलिफिन्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये मल्टीपल प्रोसेस से जो है वो बन सकते हैं, तो आपने प्रोसेस का नाम भी देख लेना है। आगे जिस कंपनी ने वो प्रोसेस इन्वेंट किया है उसका नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसके आगे ये अब इसमें ना इस बुक में मसला थोड़ा सा है कि हर एक, लेकिन ये मसला नहीं है असल में, ये जिस प्रोडक्ट का ना हर इंडस्ट्री में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में कौन सा यूनिट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, किसी में कौन सा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, किसी में बैरल्स प्रेफर किए जाते हैं, किसी में गैलन्स प्रेफर किए जाते हैं, किसी में पाउंड, क्योंकि ये USA की बुक लिखी हुई है ना, तो अमेरिकन यूनिट्स यूज़ हुए होंगे, पाउंड्स, बैरल्स, गैलन्स, इस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। और MM आई होप आपको पता होगा, ये रोमन M है, ये मिलियन के लिए स्टैंड करता है। सो ये ऑयल इंडस्ट्री और गैस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल में इतना अब नहीं यूज़ होता, पहले होता था। सो MM मीन्स मिलियन, 1M स्टैंड्स फॉर 1000 इन रोमन, 2M स्टैंड्स फॉर मिलियन। सो ये मिलियन पाउंड पर ईयर, बैरल्स पर डे। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो मिलियन गैलन्स पर ईयर। तो ये इसमें हर एक के यूनिट डिफरेंट है, ये हमें डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा, ये कोई बुक इंडस्ट्रियल टच से लिखी हुई है। तो जिस और इधर आप देखें इंडस्ट्री का नाम वाला सेंसर का नाम भी लिखा हुआ है, जिसने प्रोसेस पेटेंट कराया हुआ, तो उनके लिए ना ये ज़्यादा यूज़फुल है। फिर यहाँ एक साइज़ की रेंज दी हुई है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है किधर गई भाई, हाँ, ये इक्वेशन आप
किसी भी मतलब इससे आप कोई भी निकाल सकते हैं। ये जिस तरह आपने कहा 200,000 मेट्रिक टन, आप 300 की निकालें, 400 की निकालें, 500 की निकालें, लेकिन अगर आपकी ये जो होगी इस रेंज के अंदर होगी, ठीक है, जिस तरह यहाँ पाउंड्स पर मिलियन पाउंड्स पर ईयर है, 50 इज लोअर 300 इज अपर, इसके अंदर होगी तो आंसर एक्यूरेट आएगा, इससे बाहर जाएगी तो एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, सो अब हम साइक्लोहेक्सेन को ढूंढते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, हमने करना इसी से ही है। तो आप सिर्फ लिख देंगे कि ये रेंज से बाहर है तो इनएक्यूरेट है, पर करना ऐसे ही है, ये नहीं कि कोई और तरीके, मतलब कि डाटा तरीका तो यही है, डाटा और होता है। वो होता क्या है कि जब आप उस रेंज से बाहर जाते हैं ना तो ये एक्सपोनेंट बदल सकता है, ये हो सकता है 0.6 से 0.7 हो जाए, 0.8 हो जाए, तो वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्योंकि एक जो टिपिकल रेंज होती है उसके अंदर स्केलिंग और तरह से होती है, जो एबनॉर्मल रेंज होती है उसके अंदर स्केलिंग और तरह से होती है, वो फ़र्क आ जाता है, यानी ये एक्सपोनेंट बदल जाता है मेन। अब हम साइक्लोहेक्सेन ढूंढते हैं जी, ये एम जी है, एक ही प्रोसेस है इसमें, तो ये सारा आपको जो है वो दिया हुआ है। ठीक है।